अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट यह 2018 में स्टार्ट हुआ था और यह जो 2028 तक चलने वाला जो अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट और यह जो है एक बहुराष्ट्रीय स्तर की परियोजना है। और इस परियोजना में जो है इसका उद्देश्य यही था शुरू करने का कि पृथ्वी पर सभी पाए जाने वाले जीव जंतु, प्रोटोजोआ, इन सभी के जो है जीनोम का अध्ययन करना इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था। और इस परियोजना के जो है जो प्रथम चरण का जो लक्ष्य था, प्रथम चरण का लक्ष्य ये रखा गया था कि 15 लाख यूकेरियोटिक जीवों के जो जीनोम का अध्ययन करने का लक्ष्य रखा गया था पहले चरण का। तो इसका उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य ये था कि बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण, जैव विविधता को संरक्षित करना। जीनोम के अध्ययन से जो आंकड़े प्राप्त हुए थे उससे जो है नई संरक्षण जीवों के संरक्षण करने की जो है नई विधियाँ विकसित हुई, नई रणनीतियाँ अपनाई गई, नई रणनीतियों का जो है नई रणनीतियाँ भी विकसित हुई और इससे जो है जीवों को संरक्षण करने में मदद मिली। इससे जो है सबसे महत्वपूर्ण मदद मिली विलुप्त हो रहे प्रजातियों के संरक्षण में, जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। उनके संरक्षण के लिए जो है रणनीतियाँ अपनाई गई, जो कि उनके संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित किया जा सके, उनको संरक्षित करके। तीसरा इसका लक्ष्य ये था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति करना। इससे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए नए संसाधन, नए तकनीक जो है विकसित हुए इस प्रोजेक्ट के जरिए। तो इसका उद्देश्य ये था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो और अधिक वृद्धि करना, उन्नति करना। इससे जो है जीवों के विकास और जो है जीवों की उत्पत्ति से संबंधित जो है समझ को विकसित करने का उद्देश्य रखा गया था कि जो है जीवों के जो है जीनोम का अध्ययन करके, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों के जीनोम का अध्ययन करके जो है उनके विकास क्रम के बारे में समझने का उद्देश्य रखा गया था कि उनके विकास प्रक्रिया और उनके कैसे उन्नति करते हैं उसके बारे में जानने का जो उद्देश्य यही था। इस प्रोजेक्ट के कई लाभ भी प्राप्त हुए। पहला लाभ ये प्राप्त हुआ कि संरक्षण में मदद मिली। किस प्रकार के संरक्षण में? वैसे संरक्षण में जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और जिन्हें संरक्षण करने की ज़रूरत है, तो जो है उन प्रजातियों के जीनोम का अध्ययन करके जो है उसके लिए नई रणनीतियाँ विकसित हुई, जिससे कि उसको संरक्षित किया जा सके और हमारे पर्यावरण डाइवर्सिटी को बचाया जा सके। तो ये जो है इसका लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा लाभ ये प्राप्त हुआ कि इससे जो विकास की समझ मिली, जीवों से संबंधित विकास को, वे जो है कैसे प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, किस प्रकार की क्रिया करते हैं, वे कैसे विकसित होते हैं और वे क्या खाते हैं, मतलब ये सब के बारे में जो है जानने का, जो उनके विकास क्रम को समझने का जो है लक्ष्य रखा गया था और यह जो है पूरा भी हुआ। तो ये जो है दूसरा लाभ हमें ये प्राप्त हुआ। तीसरा लाभ इससे ये प्राप्त हुआ कि इससे जो है नई दवाएँ और नए जो है उपचार विकसित हुए। इससे जो है परियोजना का लक्ष्य तो यही था कि इससे नए तकनीकें, नई दवाएं, नए उपचार विकसित किए जा सकें और जो है इससे जो है बायोलॉजी के क्षेत्र में जो अधिक प्रगति, अधिक समझ विकसित हुई, इसका ये भी लाभ प्राप्त हुआ। और इससे जो है बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई, जैसे कि जैविक ऊर्जा विकल्पों की खोज की गई, खाद्य सुरक्षा, पोषण संबंधी जो है आदि से संदर्भ में जो है किया जाएगा। इसके जो है जो रणनीतियाँ विकसित हुई, जो ट्रीटमेंट्स विकसित हुए थे, उसका जो है पोषण संबंधी, प्रदूषण संबंधी, पर्यावरण को बचाने के क्रम में इन सब प्रकार के जो है हमें लाभ प्राप्त हुए अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट से। दूसरा जो है टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है डार्क जीनोम। डार्क जीनोम क्या है? डार्क जीनोम को जो है पहले जंक डीएनए के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको जो है डार्क जीनोम नाम दे दिया गया है। डार्क जीनोम क्या है? डार्क जीनोम हमारे बॉडी में जो है, हमारे बॉडी में पाया जाने वाला ऐसा जीनोम है जो कि व्यर्थ पड़ा रहता है। तो यह मानव जीनोम का वह भाग होता है जो कि कोई क्रिया नहीं करता है, क्रियाशील रहता है और प्रोटीन संश्लेषण में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो इस प्रकार कई वैज्ञानिक जो इसको जीन की श्रेणी में भी मानने से मना करते हैं, लेकिन कई अध्ययनों से पता चला कि डार्क जीनोम के कुछ भाग की वजह से ही, कुछ भाग के उत्तरदायी की वजह से ही बिपोलर डिसऑर्डर्स एंड सिंजोफीमिया जैसे जो है गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है हो रहे हैं, जो कि डार्क जीनोम के कुछ भाग ही उसके लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार जो माना गया कि डार्क जीनोम का भी अध्ययन करना जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भले ही हमारे बॉडी में व्यर्थ पड़े रहते हैं, लेकिन इनके बारे में भी अध्ययन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी जो है
जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जो है के लिए उत्तरदायी बन रहे हैं। इस प्रकार हमारे बॉडी में डार्क जीनोम की जो संख्या है 95.5% जो है हमारे बॉडी में डार्क जीनोम ही है, जो कि व्यर्थ पड़े रहते हैं, कोई प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उनसे हमारे शरीर में नहीं कोई लाभ प्राप्त होता है, नहीं कोई हानि प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभी इसके कुछ भाग की वजह से हमारे बॉडी को जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हानि पहुंच जाती है। तो इसी के बारे में अध्ययन करना जो है, डार्क जीनोम के बारे में अध्ययन करना जो है ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है ईडीएनए, इन्वायरमेंटल डीएनए। ईडीएनए क्या है? ईडीएनए जो है हमारे ईडीएनए जो है ईडीएनए किसी परिवेश में पाए जाने वाला वह समूह है जो कि किसी परिवेश ईडीएनए जो है डीएनए का वह समूह होता है जो कि किसी परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। और इससे हम जो है जल, मृदा और वायु 3 चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं ईडीएनए के समूह को। और ये जो है उस परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं, वो जो उस पर्यावरण में डीएनए छोड़ते हैं, वे जो है पर्यावरण में डीएनए, नाखून, बाल, कोई मृत शरीर हो गया, मृत कोशिकाओं से, उनके मल मूत्र से, इन सब चीज़ों से जो है उस परिवेश में डीएनए वे छोड़ते रहते हैं। तो उसी डीएनए को जो वैज्ञानिक होते हैं, मृदा, जल और वायु, किसी भी प्रकार से जो है इन तीनों में से किसी भी प्रकार से मृदा, जल, वायु से वो जो है उस डीएनए को जो है ईडीएनए को प्राप्त कर लेते हैं। और उस ईडीएनए को जो अनुसंधान में जो है उस पर जो है उस जीनोम का अध्ययन करते हैं, उसी डीएनए का अध्ययन करते हैं। और उस ईडीएनए के अध्ययन करने से ही उस परिवेश में जितने भी जीव जंतु मौजूद होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जा सकता है उस ईडीएनए की मदद से। तो इस प्रकार जो ईडीएनए का लाभ हमें ये प्राप्त हुआ कि ईडीएनए से लाभ ये प्राप्त हुआ कि इससे जो है किसी परिवेश में जीव जंतु को फिजिकली ना पकड़ के मात्र उनके जीनोम के अध्ययन से ही उनके विकास क्रम को समझा जा सकता है, उनके व्यवहार के बारे में, उनके विस्थापन के बारे में, उनके विकास क्रम के बारे में समझा जा सकता है कि किस प्रकार का जंतु, कौन सा जीव जंतु किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार वह विकास करता है, विस्थापन कैसे करता है। तो ये सब के बारे में जो जाना जा सकता है ईडीएनए के अध्ययन से। तो इससे लाभ ये प्राप्त हुआ कि इससे जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू किया गया था, जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके और बायोडाइवर्सिटी को भी संरक्षित किया जा सके, जिससे मान लो किसी परिवेश में ईडीएनए को लाकर उसका अध्ययन किया जा रहा है और उससे पता चलता है कि इस परिवेश में, उससे ये भी पता चल सकता है कि उस परिवेश में ये जो है जीव या जंतु विलुप्त हो रहा है, उसकी संख्या बहुत कम हो रही है, दिन पर दिन कम हो रही है। तो उसके बारे में अधिक उस पर जो है ध्यान अधिक दिया जाएगा, उसके संरक्षण के बारे में ध्यान अधिक दिया जाएगा। और ईडीएनए की मदद से ये भी जाना जा सकता है कि उस जीव पर क्या ऐसी संकट है, वो क्या ऐसी परेशानियां झेल रहा है जिससे वो विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। और उनके संरक्षण से जो है संरक्षण के लिए नई विधियां, नई रणनीतियाँ विकसित की जाएंगी। तो इस प्रकार जो ईडीएनए का उद्देश्य यही था, पर्यावरण को संरक्षित करना और बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना। तो इस प्रकार जो ईडीएनए के बारे में मैंने बताया कि ईडीएनए कैसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है जीनोम इंजीनियरिंग है, जीन अभियांत्रिकी है। जीन अभियांत्रिकी क्या होता है? जीन अभियांत्रिकी जो है किसी मूल जीव के जीनोम में किसी बाहरी जीव के जीनोम को जब हम जोड़ते हैं तो इसी जोड़ने के क्रम को हम जीन अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं। और इसी जोड़ने से जो उस जीव में आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं जो कि इस जीव में पहले कभी नहीं देखा गया हो, उस प्रकार के लक्षण उस जीव में उत्पन्न होते हैं। इसी को हम जीन अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं। और जो जीन अभियांत्रिकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यह जो प्रक्रिया है, इसकी जो पूरी एक प्रक्रिया होती है जो कि बहुत कठिन होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो ये एक प्रकार का तकनीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक है जिससे जो है जिसका प्रयोग करके जो है फसल बनाए जाते हैं, जीवों का विकास किया जाता है। तो अभी हम जानेंगे इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें जो है जो मूल जीव होता है,
जिसमें बाहरी जीन को डालना होता है उस जीव में नए लक्षण उत्पन्न करने के लिए, नए गुण विकसित करने के लिए। तो उस जीव में जो है पहले जो जीव को डालना होता है, जिस जीव में, उस जीव को पहले पहचाना जाता है कि ये जीव उसमें जिस हम कार्य के लिए करने जा रहे हैं, उद्देश्य के लिए, वो इस कार्य को करने लायक है या नहीं। पहले जीव का पहचान किया जाता है, फिर उसको आणविक कैंची की मदद से काट कर अलग किया जाता है, फिर उसको आणविक गोंद की मदद से उसको चिपकाया जाता है, फिर उसको जो है एक संवाहक की मदद से, वेक्टर की मदद से जो है उसको जो है रिकॉम्बिनेट डीएनए जो है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है संवाहक की मदद से। फिर उस रिकॉम्बिनेट डीएनए को जो है उस मूल जीव के जीनों में जो है प्रतिरूपित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार जो है उस जीव को जो है हम ट्रांसजेनिक जीव के नाम से जानते हैं। अब उस ट्रांसजेनिक जीव को इस एक मूल परिवेश दिया जाता है, अनुकूल वातावरण, अनुकूल जो है पोषण के लिए, उसके विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिससे जाना जा सके कि वो जीव जिसको हमने ट्रांसजेनिक जीव बना दिया है, जीव का प्रतिरूपण करके, वो जिस उद्देश्य के लिए बनाया कि उस कार्य को करने में सक्षम है या नहीं। जिस प्रकार जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक पूरी जटिल प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के जो है कई लाभ भी होते हैं। इससे जो है मानव के विकास के लिए प्रोटीन और टीकों का निर्माण किया जाता है। जो अभी कोविड-19 महामारी आई थी 2020 में, उस समय जो वैक्सीन्स बनाए गए थे वो जो है जीआई तकनीक की मदद से ही बनाए गए थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही बनाए गए थे, जो कि जो है उस बीमारी से उबरने में जो है हमें मदद मिला वैक्सीन्स की मदद से, जो कि इसी तकनीक का योगदान रहा था। जैसे कोई इंसुलिन का विकास हो गया, हार्मोन हो गया, वैक्सीन्स हो गया, इन सब का जो है विकास जो है जीआई तकनीक की मदद से ही होना संभव हो पाया। तो हमें ये बड़ा सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये प्राप्त हुआ। दूसरा लाभ ये प्राप्त हुआ कि इससे जो है जीएम फसलों और जीएम जीवों का जो है विकास किया जा सकता है, किया जा रहा है। जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, जीएम सरसों, इस प्रकार के जो जीएम क्रॉप्स हैं वे जो है जीआई तकनीक पर ही आधारित हैं। जीआई तकनीक की मदद से ही ये विकसित हो पाए हैं। इससे ये नेक्स्ट लाभ ये प्राप्त हो कि जीव की जो है संरचना और उसके जो है कार्य प्रणाली के बारे में भी जानने में भी मदद मिली जीआई तकनीक की मदद से। तो इस प्रकार जो है हमने जीआई तकनीक के बारे में जाना। नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इसका फुल फॉर्म है। जीएम क्रॉप जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिसजेनिक क्रॉप्स, दूसरा ट्रांसजेनिक और तीसरा नॉन ट्रांसजेनिक। जो सिसजेनिक क्रॉप्स होते हैं ये समान प्रजातियों के मध्य जो इनमें जीनों का प्रतिरूपण किया जाता है, मतलब अलग अलग प्रजाति नहीं होते हैं, इससे समान प्रजाति होते हैं। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली का बिल्ली में ही जीन प्रतिरूपण किया जाएगा। तो इस प्रकार समान प्रजाति के मध्य किया जाता है। और यह जो सिसजेनिक जो क्रॉप्स होते हैं ये सुरक्षित होते हैं, इनमें कोई नया लक्षण प्रकट नहीं होता है और इनके लिए जो जीआई तकनीक की मदद से ही ये विकसित हो पाते हैं। दूसरा है ट्रांसजेनिक। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं इसमें असमान प्रजातियों के मध्य जीनों का प्रतिरूपण किया जाता है, जिससे अलग अलग प्रजातियों के मध्य, और ये जो है इसके लिए अधिक संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है और इसमें जो है ऐसे लक्षण उस जीव में प्रकट हो जाते हैं या गुण प्रकट हो जाते हैं जो कि उस जीव में पहले कभी नहीं देखा गया हो, और इसके लिए भी जीआई तकनीक जैसे जटिल प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। तीसरा है नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। नॉन ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स होते हैं इनमें जीन का प्रतिरूपण नहीं किया जाता है, बल्कि जीन को काट के अलग कर दिया जाता है और जीन को हटा दिया जाता है। यह भी सुरक्षित प्रक्रिया होती है। इसमें जीव में कोई नया लक्षण प्रकट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जीन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, बल्कि उसी जीव के जीनोम से जीव को अलग कर दिया जाता है। इसके लिए भी जीआई तकनीक की मदद से ही बनाया जाता है। अब हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। इन तीनों प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स ही है, क्योंकि ये जो है जो 2 हैं सिसजेनिक और नॉन ट्रांसजेनिक, ये सुरक्षित प्रक्रिया होती है। सबसे महत्वपूर्ण जानना समझना यही है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में।
जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं, ट्रांसजेनिक जो फसलों का विकास होता है, जो क्रॉप्स का विकास होता है, प्राकृतिक फसलों के जीनों में किसी अन्य प्रजाति के जीनों को जो है जोड़ कर जो है किया जाता है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का विकास। इससे जो है फसल में नए जो है गुण प्रकट हो जाते हैं जो कि उस फसल में कभी नहीं देखा गया हो। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीआई तकनीक जैसे जटिल प्रक्रियाओं पर ही आधारित होती है। और वर्तमान में कृषि व्यवस्था में जो है इस प्रकार के क्रॉप्स का जो महत्व है वो लगातार बढ़ रहा है। ट्रांसजेनिक क्रॉप से हमें 6 प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं। पहला है उत्पादकता में वृद्धि होती है, दूसरा पोषण स्तर में सुधार होता है, तीसरा होता है खरपतवार नाशी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, चौथा कीट प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, पांचवा है नए उत्पादों की प्राप्ति होती है, छठवां है औषधीय गुणों का विकास। तो ये 6 प्रकार के जो लाभ हैं, जो कि 6 जो प्रकार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये लाभ जो हमें जीएम क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के से हमें प्राप्त होती है। तो हम बारी बारी से 6 प्रकार के लाभ के बारे में जानेंगे। पहला जो लाभ है उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि कैसे होती है? इसके जो फसल होते हैं इसके अंतर्गत जो है ऐसे जीएम क्रॉप्स विकसित किए जाते हैं जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है ऐसे समान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है उच्च पैदावार दे सकते हैं और उन क्रॉप्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो। इससे जो है कृषि पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से भी निपटने में जो है किसानों को सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार जो है इससे जो उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। जैसे कि इंडोनेशिया में इंडोनेशिया जो है ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप्स के ही मदद से जो है अपने देश में शक्कर की उत्पादकता को बढ़ा रहा है। और अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसे कृषि प्रधान देश जो कि जीएम क्रॉप्स के ही मदद से जो है अपने कृषि क्षेत्र में और समृद्धि कर रहे हैं। इसी प्रकार अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देश भी जो है जीएम क्रॉप्स को अपना लिया है और उसका जो है प्रयोग कर रहे हैं। तो जीएम जो क्रॉप्स हैं इसके पहला हम लाभ के बारे में जान रहे उत्पादकता में वृद्धि। तो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि केरल में है, केरला ने जो है जीएम रबर का विकास किया। उस प्रकार का जीएम रबर जो कि कम तापमान में भी समान वृद्धि, विकास और उत्पादकता प्रदान कर सकती है, जिसके लिए जो है अधिक तापमान रबर के लिए मोस्टली अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है उसके विकास के लिए। लेकिन जीएम रबर के विकास से कम तापमान में भी जो है वह समान वृद्धि, विकास और उत्पादकता प्रदान कर सकती है। जीएम रबर का विकास जो है मोस्टली लगभग ज़्यादातर जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए किया गया, जहाँ पर कम तापमान में जो है रबर का जो विकास होता है, विकास की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। तो इस प्रकार जो है जीएम रबर का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। जो सामान्य जो रबर है जो कि कम तापमान में विकसित नहीं हो पाता है, उसमें MnSOD नामक जीन को डाला गया, जिससे जीएम रबर का विकास हुआ। अब जो जीएम रबर विकसित हुआ ये जो है कम तापमान में भी जो है उसी प्रकार के समान वृद्धि और विकास की उत्पादकता प्रदान कर सकती है। जो पहला जो जीएम रबर है वो 2021 में असम के गुवाहाटी ज़िले में जो है लगाया गया। उसके जीएम रबर के परीक्षण के लिए गुवाहाटी में लगाया गया है। पहला जीएम रबर जो है गुवाहाटी में लगाया गया उसके परीक्षण के लिए भी 2021 में। तो हमने पहला लाभ के बारे में जाना कि कैसे उत्पादकता में वृद्धि होती है जीएम क्रॉप से, वो हमने देखा कैसे रबर की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। दूसरा है पोषण स्तर में सुधार। पोषण स्तर में सुधार कैसे होता है, जैसे इसका उदाहरण है गोल्डन राइस और सुपर बनाना। गोल्डन राइस और सुपर बनाना 2 प्रकार के। तो इनसे कैसे पोषण स्तर में सुधार होता है। जो गोल्डन राइस है इसमें जो है बी कैरोटीन नामक जीन को डाला गया, जिससे गोल्डन राइस का विकास हुआ। तो 1990 के दशक में जो है रॉकफिलर फाउंडेशन के सहयोग से इंगो पोर्टिकस और पॉटर बियर नामक 2 वैज्ञानिकों ने जो है गोल्डन राइस का विकास किया, जिसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, विटामिन ए से अधिक होता है। तो उस समय जो है विटामिन ए की कमी से जो है कुपोषण
कुपोषण अधिक बढ़ रहा था बच्चों में। उसी के समाधान के लिए गोल्डन राइस का विकास विकसित किया गया था। उसी समय WHO के अनुसार रिपोर्ट आई थी कि विश्व में लगभग 124 मिलियन जो बच्चे हैं वो विटामिन ए की कमी से जूझ रहे हैं, ग्रस्त हैं, और लगभग प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन जो बच्चे हैं वो कुपोषण की वजह से विटामिन ए की कमी से उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो इसीलिए गोल्डन राइस का विकास किया गया, जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, और इसका उद्देश्य यही था कि कुपोषण की समस्या का समाधान करना। इसी प्रकार जो है गोल्डन राइस का जो परीक्षण और मूल्यांकन जो है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस मनीला में है, उसमें जो है जुलाई 2021 में फिलीपींस ने जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने कृषि व्यवस्था में गोल्डन राइस को अपनाया। तो इस प्रकार जो है इसका परीक्षण और मूल्यांकन फिलीपींस में ही किया गया। और इसी प्रकार अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सुपर राइस के विकास के लिए जो है कुछ फंड दिया, पैसे दिए, फंड प्रोवाइड किया कि सुपर राइस का विकास किया जाए, सुपर राइस का, जिसमें विटामिन ए के साथ साथ विटामिन ई, प्रोटीन और जिंक की मात्रा जो है पाई जाएगी। तो इस प्रकार जो है अभी सुपर राइस की प्रक्रिया शुरू हुई है। दूसरा जो है सुपर बनाना में जो है प्रोटीन और बीटा कैरोटीन की मात्रा जो है पाई जाती है, जो कि पोषण स्तन में सुधार के लिए अधिक उपयोगी है। और नेक्स्ट जो लाभ है, हमने पोषण स्तन के सुधार के बारे में पढ़ा कि कैसे गोल्डन राइस के विकास से, सुपर बनाना के विकास से कैसे पोषण स्तन में सुधार होता है। तीसरा जो लाभ है जीएम क्रॉप्स का, ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप्स का, वो है खरपतवार नाशी प्रतिरोधक क्षमता। तो इस प्रकार जो है जीएम सरसों या डीएमएच का फुल फॉर्म है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। तो इसका विकास जो 2002 में दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है डॉक्टर दीपक पेंटल के नेतृत्व में किया गया था। इसका विकास क्यों किया गया जीएम सरसों का? क्योंकि जो ग्लूफोसाइनाइड जो होता है, कीट प्रतिरोधक जो दवा है ग्लूफोसाइनाइड, इसका जो प्रयोग है सभी फसलों में खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है। खरपतवार नाशी एक कीटनाशक दवा है ग्लूफोसाइनाइड, लेकिन जब इसका प्रयोग सरसों में किया जाता था तो सरसों की फसल में खरपतवार के साथ साथ सरसों की फसल भी नष्ट हो जा रही थी। इसीलिए जीएम सरसों का विकास किया गया। कि जीएम सरसों का विकास कैसे किया गया? वो भारत में वरुणा किस्म की सरसों उगाई जाती है, बस वरुणा किस्म की सरसों उगाई जाती है। तो जो वरुणा किस्म की सरसों है, उस सरसों में 3 प्रकार के जीन को डाला गया, बार जीन, बार स्टार और बार नेस। इन 3 प्रकार के जीनों को डाला गया। इन 3 प्रकार के जीनों को जो है मृदा जीवाणु से प्राप्त किया गया था। इन 3 प्रकार के जीनों को जो है वरुणा किस्म की सरसों में डाला गया, जिससे जीएम सरसों का विकास हुआ। तो ये जो जीएम सरसों विकसित हुआ, इसमें जो है अब ग्लूफोसाइनाइड का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इसमें अब ग्लूफोसाइनाइड का प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं है। ये बिना कीट प्रतिरोधक की इस ग्लूफोसाइनाइड के प्रयोग से ही जो है समान वृद्धि, विकास और अधिक उत्पादकता प्रदान कर सकती है। इस प्रकार जो है इससे खरपतवार नाशी खरपतवारों के प्रबंधन में सहायता मिली और इससे उत्पादकता में भी अधिक वृद्धि हुई। तो इसलिए जो है जीएम सरसों विकसित किया गया। और जीएम सरसों जो है DMH11 आनुवांशिक रूप से संशोधित जो है सरसों की संकर प्रजाति है, संशोधित सरसों की संकर प्रजाति है, जिससे जो है खरपतवारों के प्रबंधन में सहायता मिली। और जीएम सरसों के विकास से जो है सरसों की जो उत्पादकता है 30% अधिक बढ़ गई जीएम सरसों से। तो इसी प्रकार GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC ने जो है GEAC के द्वारा इसे जीएम सरसों को व्यावसायिक कृषि करने के लिए इसको GEAC ने जो है इसको व्यावसायिक कृषि करने के लिए उपयुक्त माना जीएम सरसों को। इसीलिए खेतों में जो है इसे पकाकर पर्यावरणीय जांच पड़ताल करने की अनुमति दी गई इसे।
वैसे DMH 11 की मदद से जो है सरसों की जो है और संकर प्रजातियों का जो है निर्माण भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने खरपतवार नाशी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जाना कि कैसे जो है ट्रांसजेनिक GM क्रॉप्स की मदद से खरपतवारों का प्रबंधन किए जाने के लिए GM सरसों विकसित हुआ। इससे जो चौथा लाभ प्राप्त हुआ कीट प्रतिरोधक क्षमता का विकास। इससे जो है कीट प्रतिरोधक क्षमता का विकास जो है BT कॉटन, BT ब्रिंजल, ये 2 प्रकार के जो GM क्रॉप्स हैं इनके बारे में हम जाने कि BT कॉटन क्या है। कपास जो है जो कपास उगाया जाता था उसमें बालवाम जो कि एक कीट है, बालवाम का प्रभाव होने की वजह से उस कपास की वृद्धि जो है रुक गई थी। कपास जो समान मात्रा में जो है फसल उत्पादकता नहीं दे पा रहा था बालवाम के प्रभाव से, इसलिए जो BT कॉटन का विकास किया गया। तो उस बालवाम में जो है दो प्रकार के जीन को डाला गया, CRY1AB और CRY2AB, 2 प्रकार के जीन को डाला गया, जिससे जो है BT कॉटन विकसित हुआ। इस BT कॉटन में जो है क्राई प्रोटीन नामक जो है क्राई प्रोटीन पाया जाता है, और यह जो है जो BT कॉटन है यह बालवाम के प्रभाव को जो है ख़त्म कर देगा, और इससे 2 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो फसल की सुरक्षा होगी जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। फसल की सुरक्षा कैसे होगी कि अब बालवाम का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फसल की सुरक्षा होगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी। दूसरा इससे लाभ ये प्राप्त होगी पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी? इससे पर्यावरण की सुरक्षा ऐसे होगी कि जैसे कीट प्रतिरोधक जो दवाएं होती हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो हमारा पर्यावरण अधिक सुरक्षित हो पाएगा। तो BT कॉटन में जो है कोई कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। तो इस प्रकार जो है BT कपास जो आनुवंशिक रूप से संशोधित जो है GM आनुवंशिक रूप से संशोधित जो है कपास की जो है आधुनिक फसल है, जिसका विकास जो है अमेरिका की कंपनी मोनसेंटो के द्वारा अमेरिका में जो है मोनसेंटो के द्वारा किया गया था। BT कॉटन का उद्देश्य यही था कि जो कपास पे लगने वाले जो कीट थे बालवाम के प्रभाव को नष्ट करना, इसका उद्देश्य था, और इसका उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव को जो है कम करना था, पर्यावरणीय सुरक्षा को अधिक बढ़ाना था। इस प्रकार जो है 2002 में GEAC और पर्यावरण मंत्रालय ने मिलकर जो है GM सरसों के मिलकर जो है BT कॉटन के जो है प्रयोग की अनुमति दी, खेती शुरू करने की अनुमति दी, जिससे कि ये जो प्रयोग है ये सफल हुआ। और इससे जो है वर्तमान में भी जो है BT कपास की वजह से 95% से अधिक जो है BT कपास उगाए जा रहे हैं भारत में। और BT कपास भारत में जो BT कपास का जो बीज है इसको बालगाट के नाम से जो है 2 कंपनियां, मोनसेंटो जो कि अमेरिका की है और मोहाइको जो कि भारत की है, 2 कंपनियां सम्मिलित रूप से जो है बालगाट को जो कि BT कपास के बीज हैं इसको बाज़ार में बेच रही हैं। इस प्रकार जो है भारत में BT कॉटन एक मात्र ऐसा GM फसल है जिसका अभी भी जो है इसको खेती के रूप में उगाया जा रहा है और समान मात्रा में वृद्धि विकास हो रहा है। तो BT ब्रिंजल जो है जिसके तनों और इसके फल में कीटों का प्रभाव की वजह से जो है BT बैगन की जो फसल है जो फल है वो ख़राब हो जाता था और खाने योग्य नहीं रहता था। तो इसीलिए जो है BT ब्रिंजल का विकास किया गया। BT ब्रिंजल में जो है CRY1AC नामक जीन को डाला गया, जिससे BT ब्रिंजल विकसित हुआ। इस BT ब्रिंजल में जो है टॉक्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब ये जो BT ब्रिंजल विकसित हुआ ये कीटों फलों में लगने वाले कीटे और तनों में लगने वाले कीटों के प्रभाव से जो है मुक्त होगा। तो 2009 में जो है GEAC ने BT ब्रिंजल के खेती करने की अनुमति तो दे दिया, लेकिन जो है इससे जो है इसे समाज में जो है इसका बहुत अधिक विरोध किया गया, क्योंकि इसके जो फल थे वो खाने में बहुत ख़राब लग रहे थे और उससे जो है स्वास्थ्य पे भी अधिक प्रभाव पड़ रहा था। इसीलिए जो है BT ब्रिंजल को जो है इसको 2009 में ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन 2013 से ही बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है जो कि BT ब्रिंजल की खेती कर रहा है। तो हमने
देखा हमने कि कैसे बीटी ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप्स की मदद से कीट प्रतिरोधक क्षमता में भी कैसे विकास होता है। पांचवा जो लाभ है नए उत्पादों की प्राप्ति। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसलें होती हैं इनमें जीनों को प्रतिरूपित किया जाता है, जिससे फसल में नए उत्पादों की प्राप्ति होती है, जैसे कि मटर में एल्बुमिन प्रोटीन, टमाटर में इंसुलिन, सरसों में ओमेगा 3/6 फैटी एसिड पाया जाता है। तो इस प्रकार नए उत्पादों की प्राप्ति होती है जीनों के प्रतिरूपण से हमें। जो छठवां लाभ है औषधीय गुणों का विकास। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है तकनीक की मदद से जो सामान्य औषधीय जो फसल होते हैं उनको जो है उनके गुणों को बढ़ाया जाता है जीआई तकनीक की मदद से, या फिर किसी पादप में, किसी औषधीय पादप में नए प्रकार के औषधीय गुण विकसित किया जाता है जो कि उस पादप में पहले कभी वैसा प्रकार का औषधीय गुण नहीं देखा गया हो। तो इसका हम उदाहरण देखेंगे हल्दी और तुलसी के पौधे में जो है औषधीय गुणों का उसका विकास किया गया है, ये उसका उदाहरण है। तो नॉन ट्रांसजेनिक जो जीएम क्रॉप्स होते हैं इसके बारे में तो मैंने बताया। इनमें जो है किसी प्रकार का जो है जीन का प्रतिरूपण नहीं किया जाता, बल्कि जीन को काट कर अलग किया जाता है, जिससे जीन में जो है खराब जीन को काट कर निकाल दिया जाता है, उसी को नॉन ट्रांसजेनिक कहते हैं। और यह नॉन ट्रांसजेनिक जो जीएम क्रॉप्स है इनको जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल का नाम दिया जाता है, लेकिन इसको ट्रांसजेनिक फसल नाम नहीं दिया जाता है क्योंकि जीनों को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। और ये जो नॉन ट्रांसजेनिक जो जीएम क्रॉप्स है ये एसडीएन तकनीक की मदद से जो है इसमें जीनों को काट कर अलग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है जीएम क्रॉप्स के बारे में जाना। जीएम क्रॉप्स का कुछ विरोध भी किया जाता है। पहला है व्यावसायिक आधार पर इसका विरोध किया जाता है, पर्यावरणीय आधार पर, स्वास्थ्य संबंधी आधार पर और सरकार का जो है कमज़ोर नियंत्रण की वजह से जो है इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि सरकार का जो है जीएम क्रॉप्स पर अधिक नियंत्रण नहीं रहता है, सरकार अधिक ध्यान नहीं देती है। और इसका जो स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य पर भी अधिक ऐसा कोई अभी डाटा सामने नहीं आया है कि जीएम क्रॉप्स की मदद से स्वास्थ्य पर अधिक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई इफ़ेक्टिव जो है कोई सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टेम सेल के बारे में जानेंगे। स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल जो है यह जंतुओं के शरीर में जो है पाए जाने वाली कोशिकाओं का समूह है, जो कि समसूत्री विभाजन के माध्यम से जो है यह कई प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकता है। तो इसी को हम जो है स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, जो कि किसी भी जंतु में जो कि कोशिका पाया जाता है, जैसे हमारे अंदर ही भी कोशिका जो पाई जाती है उसको वह जो है कई प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है। स्टेम सेल में ऐसी शक्ति होती है। तो स्टेम सेल को कैसे पहचाना जाता है, इसका लक्षण क्या होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। जो स्टेम सेल होते हैं यह जो है कई प्रकार की कोशिकाओं में जो है कई प्रकार के चक्रों से गुजरने की जो है इनकी क्षमता होती है, और ये जो है स्वयं को जो है नवीनीकृत करने की शक्ति होती है। इनमें नए प्रकार की कोशिका को ढालने की शक्ति होती है, और ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकती हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं स्टेम सेल्स में दिखाई देते हैं। और इसके कार्य के बारे में जानेंगे। इसके कार्य क्या हैं? तो इसके जो कार्य हैं, इसका कार्य ये है कि ये जो है क्षतिग्रस्त कोशिका होते हैं, उत्तक होते हैं, उनका पुनर्उद्भवन कर देता है, उनको विकसित कर देता है। और इसका जो दूसरा है नष्ट हो रही कोशिकाओं की जो है यह पुनर्पूर्ति कर देता है। कोई कोशिका नष्ट होने के कगार पर उसको पुनः प्राप्ति कर सकता है स्टेम सेल। स्टेम सेल जो होता है यह भ्रूणों के विकास और समान वृद्धि विकास के लिए भी जो है नई कोशिकाओं की जो है आपूर्ति करता है। तो इस प्रकार के जो स्टेम सेल के कार्य होते हैं जिसको हमने जाना। स्टेम सेल के प्रकार भी हैं, कई प्रकार हैं। स्टेम सेल मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 2 स्टेम सेल के बारे में ही जानेंगे तो जो कि महत्वपूर्ण है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल एंड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये जो है एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स हैं, भ्रूणीय स्टेम सेल्स हैं, और 3 मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट स्टेम सेल। ये 3 प्रकार के जो स्टेम सेल है इनको जो है हम एडल्ट स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। तो इन्हें हम एडल्ट के नाम जानते हैं। तो हम 2 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में जानेंगे,
दो को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। पहला टोटिपोटेंट स्टेम सेल। टोटिपोटेंट जो स्टेम सेल है यह मानव शरीर के जो है सभी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता होती है इसमें, और इसकी जो प्राप्ति होती है टोटिपोटेंट स्टेम सेल की, इसको जो है 5 से 7 दिनों की अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी जो प्राप्ति होती है प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था से किया जा सकता है। लेकिन जब टोटिपोटेंट स्टेम सेल को प्राप्त किया जाता है तो उस क्रम में जो भ्रूण होता है जिससे ये स्टेम सेल प्राप्त किया जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए जो है पूरे विश्व में जो है टोटिपोटेंट स्टेम सेल की जो प्राप्ति होती है यह प्रतिबंधित है, क्योंकि इसमें भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अनुसंधान के द्वारा टोटिपोटेंट स्टेम सेल को जो है आईवीएफ तकनीक की मदद से जो है इन विट्रो फर्टिजेशन आईवीएफ तकनीक की मदद से जो है इसको अनुसंधान में जो है टोटिपोटेंट स्टेम सेल को अनुसंधान में विकसित किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है इसको अनुसंधान के जरिए। दूसरा जो है प्रकार स्टेम सेल का वो है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है यह टोटिपोटेंट स्टेम सेल के विभाजन से ही प्राप्त होती है। और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है इसके द्वारा जो है मानव का जो शरीर है उसके अधिकांश भागों में ऊतकों और कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है प्लूरिपोटेंट से। और यह जो है चिकित्सीय दृष्टिकोण से जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है इसका काफ़ी महत्वपूर्ण महत्व है, जिसके प्रयोग से हम कई रोगों का जो है निदान भी कर सकते हैं प्लूरिपोटेंट। तो जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की जो प्राप्ति है इसकी प्राप्ति जो है निम्नलिखित अवस्थाओं से किया जा सकता है, जैसे कि पक्षभ्रूणीय अवस्था से किया जा सकता है। पक्षभ्रूणीय अवस्था मतलब 7 दिन के बाद के भ्रूण से किया जा सकता है। दूसरा है 12 हफ्तों के अंदर हुए गर्भपात से किया जा सकता है। तीसरा है बच्चे के जन्म के समय बच्चे की गर्भनाल से प्राप्त किया जा सकता है। ये 3 प्रकारों से प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन जो चिकित्सीय सेवा होती है, चिकित्सीय सेवा के द्वारा गर्भनाल से जो प्राप्त होता है जो बच्चों के गर्भनाल से जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की प्राप्ति की जा सकती है उसको जो है तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है, जिससे जो है इस संरक्षण विधि को हम जो है क्रायोपोर्वेशन तकनीक के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो स्टेम सेल को संरक्षित किया जाता है, इस प्रकार के जो है संरक्षण और भंडारण की जो प्रक्रिया होती है इसको हम स्टेम सेल बैंकिंग या कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है लेकिन जो स्टेम सेल संरक्षित किया जाता है स्टेम सेल बैंकिंग की मदद से, इसको फ्यूचर में जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तो इस स्टेम सेल को पुनः जागृत किया जा सकता है, पुनः जो है इसका उपयोग किया जा सकता है इस स्टेम सेल को जिसको संरक्षित किया गया है। तो स्टेम सेल की जो प्राप्ति होती है उसको जो है उसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिससे स्टेम सेल लिया गया है। लेकिन इसको जो है ब्लड ग्रुप और HbF के टेस्ट की मदद से जो है इसको उस व्यक्ति के संबंधी के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जो स्टेम सेल बैंकिंग होती है यह 3 प्रकार की होती है। एक प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग, दूसरा पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग और तीसरा है कम्युनिटी। जो प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग है यह उसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है इस स्टेम सेल का प्रयोग जिस व्यक्ति से उस स्टेम सेल को संरक्षित किया गया, जिस व्यक्ति से उस स्टेम सेल को प्राप्त किया गया, सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। दूसरा जो है पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग। जो पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग है इसका प्रयोग जो है इसमें जो है स्टेम सेल को दान कर दिया जाता है। पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग में जो स्टेम सेल को दान किया जाता है उस स्टेम सेल को जब संरक्षित किया जाता है तो उसका प्रयोग जो है जब किसी व्यक्ति को में उस स्टेम सेल मैच कर जाता है तो उस व्यक्ति की सहायता के लिए जो है उस स्टेम सेल का प्रयोग किया जा सकता है।
तीसरा जो स्टेम सेल है वो कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग। जो कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग है इसमें जो है एक किसी परिवार के जो है सभी सदस्य मिलकर जो है इसमें स्टेम सेल देते हैं, और उसकी आवश्यकता पड़ने पर जो उस परिवार के कोई भी सदस्य जो उस स्टेम सेल से जो है उस स्टेम सेल से जो है सहायता प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार जो है स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में हमने जाना। अब स्टेम सेल थेरेपी चिकित्सा होती है, स्टेम सेल चिकित्सा क्या है? स्टेम सेल चिकित्सा जो है इसका प्रयोग जो है स्टेम सेल चिकित्सा का जो प्रयोग है रक्त संबंधी रोगों के उपचार के लिए किया, जैसे कि एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया। तो इस प्रकार के रोगों के रक्त संबंधी रोगों के उपचार के लिए इसका जो है स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो है गंभीर क्षतिग्रस्त या फिर किसी जले हुए ऊतक को जो है उसका निर्माण किया जा सकता है इस थेरेपी की मदद से। इस थेरेपी की मदद से जो है अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे गंभीर जो मस्तिष्क रोग हैं, इन रोगों का उपचार किया जा सकता है स्टेम सेल की मदद से। इसके द्वारा जो है कॉर्निया और रेटिना जो कि नेत्रहीनता को दूर करते हैं, इस स्टेम सेल थेरेपी की मदद से नेत्रहीनता को दूर किया जा सकता है। इसके द्वारा जो है टाइप 1 डायबिटीज जैसे और हीमोफीलिया जैसे जो है गंभीर रोगों का जो उपचार किया जा सकता है। इसके द्वारा जो है शरीर का कोई अंग हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, मांसपेशी हो गया, त्वचा हो गया, इन सभी प्रकार के अंगों का जो पुनः निर्माण है, इन सभी प्रकार के अंगों को जो है प्राप्ति स्टेम सेल की मदद से किया जा सकता है। इसका जो और लाभ है, इसका प्रयोग जो है ऊतक और अंग के प्रत्यारोपण किया जा सकता है। जैसे कि हमारे शरीर में कोई ऊतक वहाँ से खराब हो गया है, मतलब गल गया है, कोई अंग हमारा हट गया है, कोई अंग नहीं है, तो उसका जो पुनर्निर्माण है उसको जो है स्टेम सेल की मदद से किया जा सकता है। स्टेम सेल की मदद से गंजेपन और दांतों का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार स्टेम सेल थेरेपी की मदद से जो है इन प्रकार के रोगों का उपचार किया जा सकता है, जो कि स्टेम सेल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका अब भी जो उपयोग किया जा रहा है। जैसे जैसे जो हमारा देश विकसित हो रहा है, विकास के क्रम में जा रहा है, जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो स्टेम सेल के बारे में वो जान रहे हैं और स्टेम सेल को संरक्षित कर रहे हैं, जिससे भविष्य में जो वो उसका प्रयोग करके जो है अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उपयोग में ला सकें। तो हमने स्टेम सेल के बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लोनिंग है। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग जो है क्लोन जो होती है एक जैविक रचना होती है जो एक जनक से प्राप्त की जाती है। जनक कहने का मतलब कोई व्यक्ति, और इसको जो है एक अलैंगिक विधि से प्राप्त किया जाता है। इसको लैंगिक विधि नहीं, अलैंगिक विधि से प्राप्त किया जाता है। और जो क्लोन बनाया जाता है उसके जो आनुवंशिक लक्षण या जैविक लक्षण जो होते हैं उस जनक के ही समान होते हैं, जिस जनक से वो क्लोन विकसित हुआ है। तो जो क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा जीन, कोशिका, ऊतक, अंग या फिर संपूर्ण जीव का जो है विकास, आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त किया जा सकता है। तो क्लोनिंग की जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे अगर मेरे से अलैंगिक विधि से कोई क्लोन विकसित हो रहा है, तो वो जो क्लोन है उस क्लोन में कोई आनुवंशिक लक्षण हो गया, कोई उसके में जैविक लक्षण हो गया, सब मेरे ही समान होगा, मतलब मेरा वो ट्रू कॉपी होगा। तो इस प्रकार जो क्लोनिंग की प्रक्रिया से जो है समान मात्रा में जो है आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जाती है। ये जो प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो थैलाप्यूटिक क्लोनिंग, दूसरा है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। थैलाप्यूटिक क्लोनिंग में जो है जीन क्लोनिंग होता है। जीन क्लोनिंग जैसे हम जीआई तकनीक के प्रयोग से जो है इंसुलिन का जैसे निर्माण होता है, उसी प्रकार जीन क्लोनिंग होता है। तो ऑर्गन क्लोनिंग होता है, जैसे स्टेम सेल थेरेपी के बारे में हमने पढ़ा। तो ये तो हमने पढ़ लिया है थैलाप्यूटिक क्लोनिंग के बारे में। अब हम रिप्रोडक्टिव प्रजनन क्लोनिंग के बारे में जानेंगे। प्रजनन क्लोनिंग में जो है संपूर्ण आनुवंशिक विकास किया जाता है। इसमें संपूर्ण जीव का जो है जो आनुवंशिक विकास ने प्रतिलिपि कह लो, आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार जो है
इस प्रकार 1996 में जो स्कॉटलैंड के जो वैज्ञानिक थे लॉन विलमुट ने जो है विश्व का प्रथम जो है डॉली शिप, विश्व का प्रथम जो क्लोन है डॉली शिप का विकास किया। और यह कार्य जो है SCNT जो है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, इस तकनीक के द्वारा जो है स्काइक नाभिका जो है स्थानांतरण नामक तकनीक की मदद से जो है इस डॉली शिप क्लोन का जो है विकास किया गया है। इसका जो SCNT तकनीक है, इसका प्रयोग जो है मानव वयस्क जीवों के क्लोन बनाने में भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है भारत में क्लोनिंग की प्रक्रिया क्या है। तो भारत में जो क्लोन है भारत में क्लोनिंग की जो शुरुआत है 2007 में हुई थी। और यह जो है NDRI करनाल मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI के द्वारा जो है किया गया था। 2009 में जो NDRI के द्वारा जो है विश्व का प्रथम भैंस क्लोन गरिमा का विकास किया गया। और फिर 2012 में NDRI द्वारा जो है शेर ए कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से जो है संयुक्त रूप से जो है इन्होंने विश्व का जो है प्रथम पश्माना बकरी क्लोन का विकास किया, नूरी का विकास किया, जिसका नाम नूरी रखा गया। पश्माना किस्म की जो बकरी होती है ये जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो इसीलिए जो है उस विश्वविद्यालय के सहयोग से जो है संयोग से नूरी का विकास किया गया। 2014 में जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो संकटग्रस्त जंगली भैंसे के जो है मादा क्लोन का विकास किया गया, जिसका नाम दीपास रखा गया। और इसका उद्देश्य जो है उस प्रजाति को जो विलुप्त होने से बचाने के लिए जो है इस प्रकार के क्लोन का विकास किया गया। 2015 में NDRI के द्वारा जो है स्वरूपा नामक भैंस क्लोन का विकास किया गया, जिसके दूध देने की जो क्षमता है 25 लीटर थी। NDRI के द्वारा जो पशुओं के क्लोन भी तैयार किए गए, पशुओं के क्लोन भी तैयार किए गए, जिसका उद्देश्य जो है अनुवांशिक लक्षण वाले शुक्राणुओं का विकास करना था, शुक्राणुओं को विकसित करना भी था, जिससे कि जो है पशुओं के दूध की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, जैसे कि श्रेष्ठ, रजत, स्वर्ण, इस प्रकार के जो जंतु क्लोन हैं इनको विकास किया गया। तो हाल ही में NDRI ने जो है मुर्रा नस्ल के जो है क्लोन तेजस का विकास किया है। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने SIBR के द्वारा जो है 8 नर भैंस क्लोन भी तैयार किए हैं। तो इस प्रकार जो भारत में क्लोनिंग कार्यक्रम को शुरू करने का लक्ष्य क्या रखा गया था। इसका लक्ष्य ये था कि पशुपालन की उत्पादकता बढ़ाया जा सके, पशुपालन की गुणवत्ता बढ़ाया जा सके और उसकी उत्पादकता में सुधार किया जा सके, इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया, जिससे कि जो है भैंस के क्लोन का विकास गरिमा से जो है किया गया। और इसका जो है दूसरा है व्यावसायिक महत्व के वस्तुओं के उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया। जैसे पश्माना किस्म की जो बकरी का विकास किया गया, क्लोन का विकास किया गया। जो पश्माना बकरी का जो ऊन होता है, इससे जो है उपयोग के लिए जो है बिस्तर और कंबल बनाए जाते हैं, जिससे जो है वस्तुओं की उत्पादकता में वृद्धि की गई थी। इसका लक्ष्य ये था विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाना एक अंतिम प्रयास करना है। इसी प्रकार जैसे छत्तीसगढ़ के जंगली भैंसे का जो है क्लोन बनाया गया। तो क्लोनिंग से कई प्रकार से मुद्दे संबंधित होते हैं, जैसे क्लोनिंग इसकी सफलता दर जो है कम है, जो कि लगभग 10% ही है। लेकिन क्लोन को जो जैविक उम्र और आनुवंशिक रोग के लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है। और इस प्रकार जो है क्लोन अगर जो है क्लोन की चुनौतियाँ ये हैं कि अगर अधिक मात्रा में जो है भारत में क्लोन पशुओं का अधिक प्रयोग किया गया तो भविष्य में चलकर आनुवंशिक विविधता खत्म हो जाएगी। जीव जो है पृथ्वी पर कम हो जाएंगे, आनुवंशिक जो विविधता पाई जाती है वो खत्म हो जाएगी और कई जो देसी नस्ल होते हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। आनुवंशिक विविधता कहने का मतलब कि पृथ्वी पर बस एक ही प्रकार के जीव दिखाई पड़ेंगे, उनमें किसी प्रकार का आनुवंशिक असमानता नहीं प्रकट होगी। इस प्रकार आनुवंशिक जो विविधता होती है वो खत्म हो जाएगी। और मानव क्लोन को लेकर भी काफ़ी सामाजिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं।
कि अगर मानव भ्रूण का विकास किया गया तो इसके कारण जो है मानव के जो आधार होते हैं, संबंध होते हैं, वो बिखर जाएंगे और समाज इससे काफ़ी प्रभावित होगा तथा एकल जनक की जो अवधारणा होगी उसका विकास होगा। मतलब एक ही प्रकार की, जैसे मेरे ही तरह मतलब मेरे हूबहू सेम दिखने वाला, मेरा कहो कि हम शकल विकसित हो जाएंगे। तो इस प्रकार एकल जनक की अवधारणा को विकसित होगी और इस प्रकार मानवीय विविधता भी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए मानव क्लोन की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। सहायक प्रजनन तकनीक। सहायक प्रजनन तकनीक क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो TVF टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? TVF टेस्ट ट्यूब बेबी सहायक प्रजनन तकनीक में पहला जो टॉपिक है TVF है, टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसमें माता पिता या फिर डोनर से प्राप्त अंडाणु को, या फिर माता या फिर पिता या फिर डोनर तीनों में से किसी से प्राप्त अंडाणु को जो है एवं शुक्राणु का जो प्रयोग है, अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोगशाला के जो है नियंत्रण दशा में जो है निषेचन किया जाता है। प्रयोगशाला में निषेचन किया जाता है शुक्राणु और अंडाणु का, तथा उससे जो जाइगोट प्राप्त होता है उसको प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में बदलकर उसको गर्भाशय में जो है स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ सामान्य भ्रूण विकास के बाद बच्चे का जन्म होता है। तो दुनिया का जो प्रथम टेस्ट ट्यूब जो बेबी है वह लुइस ब्राउन ने 1978 में, जो कि यूके के वैज्ञानिक थे, इन्होंने विकसित किया दुनिया का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके विकास के 70 दिन बाद ही भारत में भी जो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया कहो या फिर दुर्गा कनुप्रिया के नाम से, कनुप्रिया का जन्म कोलकाता में हुआ, जिसका जो श्रेय है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को दिया जाता है। तो इन्होंने जो है दुनिया का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का विकास किया। ये जो दुर्गा हैं, कनुप्रिया हैं, ये आज भी जो है उनकी शादी वादी हो गई है, मस्त जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो इनको छिपाने के लिए कि समाज में ये विचार ना फैले कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, तो समाज इसको गलत नज़रिए से देखता है, क्योंकि समाज अभी शिक्षित और विकसित होने में काफ़ी समय लगेगा, जागरूकता फैलने में। तो इस प्रकार दुर्गा नाम दिया गया है, जिससे कि इनकी जो असलियत है उसको बचाया जा सके, ताकि उनको जो है समाज अलग नज़र से ना देखे, उनको जो है समानता की नज़र से देखा जाए। तो इस प्रकार जो है भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का विकास हुआ।